टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो यहाँ एक बहुत बड़ा जो इशू आता है वो ये आता है कि फेल बहुत आराम से करते हैं, आपको सोचेंगे नहीं। पैनिक मत करिए क्योंकि आप अकेले यूजुअली रहते हो, आपका परिवार नहीं होता, एक सोशल सर्किल भी उस उतना एक्सटेंडेड नहीं होता, तो स्पाइरल करने का बहुत चांस रहता है। Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we have a very special guest with us, Ishan Srivastav, who recently graduated from Technical University Dresden, which is in Germany, and currently working with University Clinic. He has also done some internships in his college. So I think first one that he did was with IAV as a research intern, and he has also graduated from NIT इलाहाबाद। और इससे पहले ही वॉज मतलब हम लोगों ने साथ में कॉलेज किया है। सो वेलकम ईशान, वेलकम टू आवर चैनल। Thank you so much, Ajay, for this elaborate introduction, and it's really been a pleasure coming here. सो आई थिंक हमारे व्यूअर्स का जो पहला क्वेश्चन रहता है कि व्हाट डू यू डू इन योर डेली जॉब? आई मीन हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और अ डेटा साइंस जॉब, सिंस you are a research you are basically in the research domain, so how is it different from a software engineering roles? Okay, so I'll start with right from the basics. So currently I'm working as a machine learning engineer, mostly dealing in computer vision at यूनिवर्सिटी क्लिनिक इन ड्रेसडन। सो वो काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट है जहाँ पर्टिकुलरली हम कैंसर के बारे में काम करते हैं, एंड हाउ टू कैंसर, जिसमें डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ये सारी बातें आती हैं। एट द मोमेंट द प्रोजेक्ट आई एम वर्किंग ऑन इज़ बेसिकली ऑन द डायग्नोसिस, हाउ टू गेट अ फास्टर डायग्नोसिस ऑफ कैंसर यूजिंग मशीन लर्निंग एंड ऑल दोज थिंग्स। सो तो मैं जो इट्स मेनली अ रिसर्च। एक नया बंदा है जिसको बहुत Yes, कम yes. नॉलेज है, स्पेशली इन, क्योंकि मेरा मोस्टली जो बैकग्राउंड है इट इज़ इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो आई डोंट नो कि अभी तक का क्या प्रोग्रेस हो रखा है। सो मतलब कोई ऐसी एल्गोरिदम है, कोई ऐसा सिस्टम है, कोई ऐसा मशीन है, टूल है जो ऑलरेडी बिल्ट इन हो चुका है एंड यू ट्राइंग टू इम्प्रूव इट, इज़ इट, या आप कोई एक नया डोमेन स्टार्ट कर रहे हो फ्रॉम द बिगिनिंग? क्या है मतलब डिफरेंस क्या है? ओके, सो डिफरेंस ये है कि ऑलरेडी अभी मशीन लर्निंग, स्पेशली डीप लर्निंग, और डीप लर्निंग इन मेडिसिन बहुत ज़्यादा नया फील्ड है, क्योंकि अब मेडिसिन में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है कि रिलायबिलिटी Okay. फैक्टर। आप नॉर्मल डेटा एनालिसिस करेंगे, उसमें मशीन लर्निंग लगाएंगे तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट यहाँ पे डायग्नोसिस और उसमें रिलायबिलिटी और रोबस्टनेस होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, जिस वजह से मेडिसिन में मशीन लर्निंग इज़ अराउंड 1.5 ईयर बिहाइंड व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ द आर्ट इन दिस होल फील्ड। Okay. तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है, इसलिए कोई प्री डिफाइंड एल्गोरिदम नहीं है। हर प्रॉब्लम के लिए टेलर्ड एक सोल्यूशन बनाना पड़ता है, एक अलग से पाइपलाइन बनानी पड़ती है जिसमें उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम रिलेटेड सारी चीज़ें हों। हाँ, बट कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कॉमन रहते हैं अब डीप लर्निंग का है। तो अब करेंटली मेरा जो काम है दैट इज़ मोस्टली बेस्ड इन इमेज एनालिसिस, तो इमेज डेटा पे है, तो उसके कई सारे डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स ऑलरेडी हैं, Okay. सच एज CNN और डीप लर्निंग, एंड आजकल एक ट्रांसफॉर्मर्स, विजन ट्रांसफॉर्मर्स, ऑल दोज थिंग्स। सो दैट्स डेफिनेटली अ थिंग दैट इज़ यूजुअली कॉमन, बट इसके आगे पीछे की सारी चीज़ें टेलर आउट करनी पड़ती हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम एट हैंड। तो Okay. ये एक है, एक प्री डिफाइंड ऐसा, हाँ, एल्गो नहीं है जो सब जगह यूज और होता हो। ये जो एल्गोरिदम आप मेंशन कर रहे हो, मतलब ये ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है? आई नो CNN, ये सारी जो जेनरिक एल्गोरिदम्स है ये तो डेफिनेटली अवेलेबल है, बट जो एल्गोरिदम्स पे आप काम कर रहे हो वो आप मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इस चीज़ को बोलते हैं कि आप ओपन सोर्स कर देते हो, जो भी चीज़ आपने प्रोप्राइटरी बिल्ड करी है अपने कंपनी में अपने, तो वो चीज़ आप मतलब ओपन सोर्स करते हो फॉर पब्लिक यूज़, या क्या उसके बाद क्या रहता है जो पाइपलाइंस आप बिल्ड करते हो? एक्चुअली ओपन टू पब्लिक तो नहीं किया जाता है, बट हाँ, बिटवीन डिफरेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, जैसे हमारा कोलैबोरेशन जर्मनी में सारी जगह है, 6-7 जगह है, म्यूनिक में यूनिवर्सिटी क्लिनिक, हैम्बर्ग, सो एक इवन यूएस के भी कई यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूट से है, तो उनमें आपस में हो जाता है, बट हाँ, ऐसा पब्लिक के लिए तो नहीं ओपन किया ओके, जाता, मतलब पब्लिक यूज़ के लिए क्योंकि नहीं वो है। थोड़ा सा उसमें नहीं है, ओके, नहीं एंड है। और हमारे रिसर्च में दो डायरेक्शन होते हैं, एक ये है कि ऑलरेडी डेवलप्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का एप्लीकेशन इन अ फैक्ट कि वो रोबस्टनेस और वो रेप्लिकेशन हो पाए, वो गलत ना दे, ऐसा ना हो कि एक बार हम चलाए तो कुछ रिजल्ट आ रहे हैं, अनदर टाइम दस अनदर सेट ऑफ रिजल्ट्स, तो वो दिक्कत ना हो।
तो एक सेगमेंट है हमारे रिसर्च ग्रुप का जो ये काम करता है एप्लीकेशन बेस्ड, और दूसरा सेगमेंट है जो कि थोड़ा सा मशीन लर्निंग कोर में चला जाता है और नए एल्गोरिदम्स, नया मेथडोलॉजी डेवलप करने का काम है। तो ये दो पैरेलल काम चलते हैं और हमारे यहाँ। जितना मुझे इस यूज़ केस से समझ में आ रहा है, यहाँ पे फील आ रहा है कि बहुत कंप्यूटेशन हैवी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत मशीन्स जो कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा कर सकती हैं पर सेकंड। तो मतलब ये आप अपने पर्सनल लैपटॉप पे करते हो या मतलब यूनिवर्सिटी कुछ प्रोवाइड करती है? नहीं, हमारे यूनिवर्सिटी क्लिनिक का एक बहुत बड़ा सेंटर ऑफ कई सुपर कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशंस करके एक है, ZIH Okay. यहाँ है। तो उनका एक बहुत बड़ा, क्योंकि हमारा सारा काम TU ड्रेसडेन के साथ में ही होता है, चेयर ऑफ इंफॉर्मेटिक्स एंड मशीन लर्निंग के साथ। सो उनका पूरा TU ड्रेसडेन का पूरा बहुत बड़ा सेटअप है जिसमें आई थिंक 800-900 या मोर देन दैट 40,000 कोर्स हैं। वो पूरा एक लिस्ट है, काफ़ी इलेबोरेट समय भी है, आई कैन गिव यू दैट। सो उसमें दे अलॉट यू सम टाइम फॉर कंप्यूटेशन। आप उसमें रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमें इतने घंटे, 3,000 घंटे, 4,000 घंटे, 10,000 घंटे के लिए चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको यूज़ कर मतलब सकते एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग Pers- इन द यूनिवर्सिटी। हो। हाँ, एज लॉन्ग एज यू आर एसोसिएटेड विद यूनी क्लिनिकम और TU ड्रेसडेन, यू गेट दैट राइट्स। आपको पर्सनल लैपटॉप पे बस एक नोड मिल जाता है जिससे आप पुश कर दो, बाकी आपको पर्सनल लैपटॉप में कोई कंप्यूटेशन काम करने की मतलब ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटेशनल वर्क जो भी है वो आप अपना जो आपको नोट्स असाइन हुई है या जिनके लिए आपने रिक्वेस्ट किया है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, उन पे आप काम कर सकते हो। ओके, अच्छा, ये तो चलो एक पार्ट हो गया हमारे इस कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में काम क्या करते हो। आई थिंक द सेकेंड इंटरेस्टिंग थिंग वुड बी हाउ डिड यू गेट दिस जॉब, या मतलब दूसरे लोग अगर लेट्स से इन जर्मनी अप्लाई करना चाहें विद इन दिस फील्ड, तो हाउ कैन दे अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन? ओके, ठीक है, दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। आई थिंक इसको मैं दो हिस्सों में बताना चाहूँगा। एक उनके लिए जो यहाँ आके पढ़ाई करना चाह रहे हैं, देन जॉब करना चाह रहे हैं। एक उनके लिए जो डायरेक्टली वहाँ जॉब कर रहे हैं या जिनको यहाँ पढ़ाई या डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है या मन नहीं है, वो डायरेक्ट जॉब में आना चाह रहे हैं। तो पहली कैटेगरी जो यहाँ मास्टर्स करके देन जॉब लेना चाह रहे हैं, सो उसके लिए पहला ये है कि आपको यहाँ पे मास्टर्स या PhD डेफिनेट ईदर इज़ फाइन। सो उसके लिए एक मतलब एक डिग्री प्रोग्राम में एनरोल करना पड़ेगा इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। कोशिश करिएगा कि पब्लिक यूनिवर्सिटी हो, क्योंकि वो थोड़ा क्वालिटी वाइज बेटर होती है। इवन तो यहाँ ऐसा लेबल नहीं है कि आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में हो तो वो बहुत अच्छी है, उसका नाम नहीं चलता, यहाँ स्किल सेट ज़्यादा चलता है। बट इट्स बेटर टू एनरोल इन अ पब्लिक यूनिवर्सिटी। तो द पहला काम होगा कि आप यहाँ आइए, मास्टर्स ज्वाइन करिए, उनके कोर्स वर्क होंगे, उनके प्रोजेक्ट्स होंगे। फाइनली एक मास्टर्स कर रहे हैं या थीसिस या PhD कर रहे हैं, दोनों में आपको एक थीसिस करनी पड़ेगी, प्रोजेक्ट फुल ऑन, जो नॉवेल होगी, जो अभी तक कहीं नहीं हुई। इस पे आप मतलब एकदम इट हैज़ टू बी नॉवेल, मतलब वो रिपीटेटिव नहीं हो सकता। एंड ये सारा काम करके देन ओवर द कोर्स ऑफ दिस होल डिग्री प्रोग्राम या जो भी आपका एकेडमिक प्रोग्राम है, उसमें आपके रेलिवेंट स्किल सेट होने चाहिए। अब एज फॉर एग्जांपल, अब मेरा मशीन लर्निंग और कंप्यूटर विजन था, तो पाइथन सीखना है, थोड़ा बहुत C# आना चाहिए, पोस्टग्रेस थोड़ा सा सीखा है, SQL आना चाहिए, डेटा मैनेजमेंट थोड़ा सा होना चाहिए। उसके बाद मैथमेटिक्स, ML मशीन लर्निंग की बहुत सारी है, वो आपको आना चाहिए, क्योंकि कल को आप कोड लिखोगे तो वो बैकग्राउंड में मैथ्स होनी चाहिए। और टूल वाइज तो बहुत ज़्यादा नहीं है। पाइथन में पाईटॉर्च है जो मोर और लेस सारे केसेस को हैंडल कर लेता है आज अभी करंट सिनेरियो में जितना है। तो अगर पाईटॉर्च और उसमें आपका एक्सपीरियंस है तो दैट्स मोर देन एनफ, आई वुड से। मैथ्स इज़ नेसेसरी, आपको मैथ्स आनी चाहिए। ये हो गया। देन आफ्टर यू आर डन विद योर डिग्री, सो आप फिर जॉब्स वाले प्रोफाइल हैं, यहाँ पे ओपनिंग्स आती रहती हैं, आपकी यूनिवर्सिटी में भी पोस्टिंग आती रहती है। तो हाँ, यहाँ सबसे बड़ा जो मेजर चेंज है एज़ कम्पेयर टू इंडिया वो ये है कि यहाँ प्लेसमेंट्स जैसा कुछ नहीं होता है कि कंपनियाँ आ रही हैं और एक प्लेसमेंट सीज़न चल रहा है कि 10 कंपनियाँ, 50 कंपनियाँ, 100 कंपनियाँ आई और उन्होंने ऑफ़र दिया, ऐसा नहीं होगा। हाँ, उनकी जो ओपनिंग्स आएंगी वो आपको वहाँ के नोटिस बोर्ड, यहाँ का जो डिपार्टमेंट नोटिस बोर्ड है, उसमें लग जाएगी कि इस कंपनी को इतने इतने लोग विद दिस स्किल सेट चाहिए। तो आप उसमें उसमें आप जाके बात करके, ईमेल करके या वो कर सकते हो। बट देयर इज़ नो सच थिंग एज प्लेसमेंट्स। तो तो इसके एक फ़ायदा ये है कि
यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी, मान लीजिए इंडिया में हैं, आप किसी टीयर 2 कॉलेज में हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि अब कंपनी नहीं आई तो आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ। यहाँ क्या है कि कंपनी नहीं आएगी तो आपका स्किल सेट, तो जिनका स्किल सेट अच्छा है उनको एक एडवांटेज मिल जाता है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। आप रीच आउट कर सकते हो लोगों को, आप पोर्टल पे जॉब ओपनिंग्स आ रही है उसमें अप्लाई कर सकते हो। आप पर्टिकुलर कंपनी के हिसाब से, जो आपको मान लीजिए आपने अभी ज्वाइन किया है एंड यू हैव लाइक 2 years ऑफ टाइम बिफोर गोइंग टू दिस होल प्लेसमेंट थिंग, तो आप किसी पर्टिकुलर, मान लीजिए देयर अ थिंग कॉल्ड ड्रीम कंपनी जो काफ़ी चलता है, तो आप ड्रीम कंपनी, ड्रीम रोल के हिसाब से अपना कोर्स वर्क, अपना प्रोजेक्ट सब टेलर आउट कर सकते हो। आपको ऐसा है कि मान लीजिए मैं कल को लैम्बोर्गिनी या किसी बड़ी कंपनी में काम करना चाहता हूँ, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स आपको मिल जाएगी, आप उसके हिसाब से कोर्स वर्क ले लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट्स कर लीजिए। तो बाय द एंड ऑफ योर डिग्री, बाय द एंड ऑफ योर एकेडमिक प्रोग्राम, यू हैव लाइक अ वेरी गुड CV दैट्स अ वेरी गुड फिट फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी। सो ये भी एक रास्ता है जो लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ ये है कि हाँ, प्लेसमेंट नहीं हो, मतलब प्लेसमेंट जैसा नहीं है, बट हाँ, ऑप्शंस बहुत हैं। आप किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, रीच आउट कर सकते हो। नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं हर 1-2 महीने पे, जहाँ कंपनी के HR और रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, आप जाके बात कर सकते हो उनसे। मैं बस ये और ऐड कर रहा था कि अलग अलग मशीन लर्निंग के भी अलग अलग, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस मशीन लर्निंग है तो मैं ज़्यादा फोकस वहीं बता पाऊँगा। उसमें भी कई सारे हैं, मशीन लर्निंग इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, मेडिसिन, दिस दैट, बहुत सारे ऑप्शन है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंपनियों, डेटा साइंटिस्ट। तो इट्स बेटर कि आप एक डायरेक्शन, एक विजन होना चाहिए आपके पास कि हाउ यू वांट योर डिग्री प्रोग्राम और योर एकेडमिक प्रोग्राम टू एंड, और उसके बाद आप क्या करना चाहते हो उस हिसाब से आप टेलर आउट करो, रादर देन कि सब पढ़ लिया, कुछ भी रैंडम ले लिया। ऐसा नहीं करना होगा यहाँ पे। मतलब तो ये अगर इस पूरी प्रोसेस को हम लोग समराइज़ करें तो आई थिंक द फर्स्ट पार्ट दैट यू डिस्क्राइब कि enroll in any of the university in Germany and then get your degree, and once you have the degree and you build your skill sets, and based on the skill sets you decide कि आपको किस फील्ड में जाना है। एंड फिर वो चाहे आपका ऑटोमोटिव हो, आपका चाहे ये क्लिनिक वाली, जिस डोमेन में, ये कैंसर डोमेन हो गया, जो भी डोमेन होगा, मेडिकल डोमेन या कोई और भी डोमेन, आप डोमेन पिक कर सकते हो। और अब ऐसी बहुत सारी कंपनीज भी हैं जो डायरेक्टली आपको वीज़ा स्पॉन्सर करती हैं फ्रॉम इंडिया एंड दे रिलोकेट यू टू देयर होम लोकेशन। तो क्या ये जो जॉब्स हैं, जो रिसर्च बेस्ड जॉब्स हैं, इनके लिए अगर कोई इंडिया से, नॉट इन इंडिया, आई मीन अगर कोई बाहर से अप्लाई करता है तो विल दे गेट दी वर्क वीज़ा टू वर्क इन जर्मनी, और इज़ देयर एनी हार्ड रिक्वायरमेंट? नहीं, बिल्कुल नो। एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे यही देखा जाता है कि एक जो जॉब है उससे मैचिंग आपकी स्किल सेट या आपका एक्सपीरियंस कितना है। इवन आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आपका कोर्स वर्क और डिग्री में ये भी नहीं देखा जाता कि आप कितना पढ़ाई किए हो। मेन ये देखा जाता है कि आपने जो प्रोजेक्ट्स क्या किए उससे, तो क्या स्किल सीखा। तो ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में हो या आप किसी भी देश में हो और यहाँ पढ़ाई नहीं की हो तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। वो सारी ऑप्शन सारे ओपन रहते हैं। इट्स हाउ यू रीच आउट, इट्स हाउ यू अप्रोच द पर्सन और द होल जॉब ओपनिंग। तो काफ़ी लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने इंडिया में ही रहकर यहाँ पे जॉब ली है एंड देन वो देन मूव यहाँ किए हैं रादर देन की पढ़ाई करने। बट हाँ, एक ये पॉसिबल है, बट द थिंग इज़ कि रिसर्च वाले में थोड़ा सा लिमिटिंग हो जाता है, बिकॉज रिसर्च में फिर PhD, अब अगर हायर पोजीशन है रिसर्च की, रिसर्च साइंटिस्ट, रिसर्च एसोसिएट, समथिंग लाइक दैट, तो फिर दे एक्सपेक्ट अ PhD कि आपके पास PhD हो या रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो। तो अगर आप पे PhD है और रेलेवेंट पेपर्स एंड ऑल है, आप अपने आप को डिफेंड कर पा रहे हो कि हाँ मेरे पे इतना रिसर्च एक्सपीरियंस है और स्किल सेट है, तो हो जाता है। बाकी देन होने के बाद द होल प्रोसेस दैट यू सेट कि वीज़ा होगा नहीं होगा, वो स्पॉन्सर करते हैं, वो सारी चीज़ें मैनेज करेंगे। आई थिंक तो द कोर ऑफ दिस होल प्रॉब्लम इज एज लॉन्ग एज यू हैव द वर्क स्किल्स या रेलेवेंट एक्सपीरियंस, यू कैन गेट द जॉब। फिर वो चाहे आपकी रिसर्च जॉब हो या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब हो, एज लॉन्ग एज यू हैव द स्किल्स यू कैन गेट द जॉब। एंड बाकी कंपनीज आपकी वीज़ा स्पॉन्सर देती है। एग्जैक्टली। हाँ, स्किल्स के साथ आई थिंक वन मोर थिंग दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट इज़ हाउ यू सेल इट, हाउ यू प्रेजेंट इट।
इफ़ यू आर नॉट प्रेजेंटिंग इट, इफ़ यू आर नॉट वोकल अबाउट इट, आप लोगों से नहीं मिल रहे हो या नहीं बता रहे हो, तो आपसे कोई घर पे नहीं पूछने आएगा कि आपको आता है नहीं आता है। तो with the correct skill set, the right amount of presentation, the right way to present yourself, that also matters. And because यहाँ पे नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, जर्मन है, एंड सो एक कल्चरल डिफरेंस, एक लैंग्वेज लिंग्विस्टिक डिफरेंस भी रहता है। बट एज फार एज सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर इंफॉर्मेटिक इंडस्ट्री इज कंसर्न, इंग्लिश चलती है। तो दैट्स नॉट मच ऑफ एन ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया कि कैसे हमारे व्यूअर्स नॉट हु आर नॉट इन जर्मनी कैन अप्लाई फॉर एनी रिसर्च ओपनिंग, राइट। अब हम लोग थोड़ा सा आपकी पहले की जर्नी पे चलते हैं कि आपने कॉलेज में एडमिशन कैसे लिया था। आई मीन कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या करना पड़ा था और आपकी कॉलेज की जर्नी कैसी रही थी ग्रेजुएशन से पहले, तो उसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल। तो एक्चुअली मैंने मास्टर्स किया है कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग में और TU ड्रेसडेन से। सो मैं यहाँ पहुँचने के लिए पहला काम था कि एडमिशन। सो द होल थिंग जितना भी बताया वो इसके बिना पॉसिबल नहीं है, एक सेक्शन के लिए एटलीस्ट। सो पहला काम था एडमिशन सिक्योर करना। तो एडमिशन में कुछ चीज़ें हैं जो लाइक देयर आर लाइक वॉलेंट्री मेजर्स जो उनको ज़रूरी होते हैं, और थोड़ी सी चीज़ें हैं जो इनवॉलेंट्री हैं। वॉलेंट्री से मेरा मतलब है कि GRE स्कोर, टॉफल स्कोर, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ GPA आपका होना चाहिए। सो ये सारी इज़ लाइक फिक्स चीज़ें हैं जो होनी ही चाहिए। तो वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है, बट आई थिंक एक बेंचमार्क मानिए तो टॉफल में आपका अराउंड 95 एंड अबव इज़ अ गुड स्कोर, एंड GRE में जस्ट फॉर अप्लाइंग आई थिंक 300 एंड अबव, समथिंग लाइक दैट। हमारे टाइम पे इतना ही था, आई थिंक अगर रिसेंटली कुछ चेंज हुआ तो आई एम नॉट श्योर। और एक अच्छा GPA आई थिंक समवेयर अराउंड 8 ऑन अ स्केल ऑफ 10 एंड अबव। सो ये सारी आई थिंक प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट्स है। इस पर ये ऐसी रिक्वायरमेंट है जिस पे डिसीजन तो नहीं होता है, बट आपका एप्लीकेशन आगे इसी पे पड़ेगा। अगर आपके पे बहुत अच्छा बाकी प्रोफाइल है बट ये सारी रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरे हो रहे, तो वहाँ तक कमिटी तक पहुँचेगा ही नहीं एप्लीकेशन। तो पहला काम तो ये है कि अगर आपको इस फील्ड में जाना है, रिसर्च या मास्टर्स, आप अगर बैचलर कर रहे हो तो बी सीरियस अबाउट योर GPA। ऐसा ना हो कि आपका GPA ही बहुत कम हो। ओके, तो GPA अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, ये सारे तो वॉलेंट्री ज़रूरी चीज़ें होंगी। दूसरी चीज़ें इनवॉलेंट्री वाले में जिसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिसमें आपका काम होता है कि आप कैसे उसको प्रेजेंट, लाइक ये सारी चीज़ें में आप कुछ कर नहीं सकते। जो स्कोर आ गया, जो GPA आ गया, वो फिक्स हो गया। दूसरा सेगमेंट है जो मेक और ब्रेक करता है, वो आपका SOP, आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और ये सारी चीज़ें। तो एक्चुअली SOP gives you a chance to say things to a interviewing committee or like the decision committee. So the idea is कि आप ऐसा SOP लिखें कि जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आंसर हो जाएं। अगर इमेजिन करिए कि आपके सामने 5 लोगों का पैनल बैठा है एंड दे आर इंटरव्यूइंग फॉर योर यूनिवर्सिटी। सो क्या एक बेसिक सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे और क्या उसके जवाब होंगे। तो दैट इज़ द कंपाइलेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स इज़ बेसिकली कॉल्ड SOP। सो उसमें कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कहाँ पे हो, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ऑल दिस क्वेश्चन की वाई शुड वी हायर यू, और आप अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर सकते हो। समथिंग अगर कुछ ऐसा है जो आपको अलग बनाता है बाकी लोगों से, तो उस पर इन्फोसिस कर सकते हो। सो ये सारी बातें हैं जो आपके SOP में रहेंगी। और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जिनको एक बेसिक, अब SOP तो सारा आपने लिखा है तो आप कुछ भी लिख दीजिए। आप लिख दीजिए कि हम मोदी हैं, हमने बहुत बड़ा काम किया है, तो दैट्स वन थिंग। सो इसलिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी अच्छे लोगों से लिखवाइए, प्रोफेसर्स के साथ, या आपके अगर आपने कंपनी में जॉब किया है तो आपका मैनेजर, ये और लोग जो एसोसिएटेड हैं। सो दैट वुड बी अ गुड थिंग। और तो ये 2 मेन सेक्शन है इसमें। अब एक ये है कि अब आपका अगर मास्टर्स है तो दे वांट कि आपको ये प्रूव करना है कि आपका जो बैचलर था दैट वाज वर्थ इट, और आपने उसको अच्छे से पढ़ा है, आपने अच्छे से उसको समझा है, सारी चीज़ें जो भी उसमें रिक्वायर्ड स्टेप्स है वो सही से किए हैं। तो उसमें GPA आता है। अगर आप मास्टर्स करने जा रहे हो, कोई पर्टिकुलर फील्ड है, तो आपको ये बताना पड़ेगा ओवर आपके काम के थ्रू या आपके एक्टिविटीज़ के थ्रू कि हाँ, इस पर्टिकुलर कोर्स की हमें एक्सपीरियंस है, हमें मन है ये करने का क्योंकि हमने ये काम किया है,
हमारे इतने पेपर हैं या जो भी, या हमने कोई इंटर्नशिप करी है जो इस फील्ड की है, तो आपके इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स, बीटीपी, अगर आपने कहीं आरे या कोई ब्रेक लेकर रिसर्च का काम किया है तो वो ये सारी बातें काउंट इन होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक गाइड, नॉट गाइडलाइन, जस्ट एक रैंडम, बहुत नॉट रैंडम बट हाँ, एक ब्लूप्रिंट देने के लिए मेरा ये था कि मेरा 8.1 जीपीए था, एंड देन मैंने एक साल फाइनल ईयर तक तो मैंने सोचा था कि जॉब ले लूँगा, कि कुछ साल जॉब करूँगा देन जाऊँगा मास्टर्स करने, बट ऐसा कुछ हुआ कि जॉब नहीं मिली। तो फिर मैंने कहा कि डायरेक्टली, तो फिर मैंने आईआईटी कानपुर को रीच आउट किया एंड वहाँ पे आरए की तरह एक साल काम किया, एंड ओवर दैट पीरियड मैंने पेपर पब्लिश किए। सो ऑन दैट ऑल दैट से एक अच्छा प्रोफाइल बन गया था, तो उसको डिफेंड कर पाना इजी था। तो एसओपी से हुआ, मैंने आई थिंक 4 जगह अप्लाई किया था, FAU, TU म्यूनिक, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टुटगार्ट एंड TU ड्रेसडन। तो म्यूनिक और स्टुटगार्ट से रिजेक्ट आया था, FAU और TU ड्रेसडन से एडमिट आया था। सो TU Dresden is known for its computational and informatics, and FAU is known for its more traditional branches such as आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत उनका नाम है, और मटेरियल साइंस और पॉलीमर, ये तो सब में बहुत सारा उनका नाम है। अगर उस अप्लाई करने की प्रोसेस को हम लोग ब्रेक डाउन करें तो फर्स्ट यू हैव टू get into the company, get into the university, and to get into the university you need to meet certain criteria. The first one is you should have good GRE score, good TOEFL score, and you also mentioned the benchmark. At least the benchmark in whole Germany is, I think, across the universities is constant. So maybe you should have at least above 95% in TOEFL. Then the GRE. Actually, this number is just like a bare minimum for all. इतना आप होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो, आपका एप्लीकेशन कंसीडर किया जाएगा। इससे नीचे है तो फिर कंसीडर भी तो नहीं होगा। अप्लाई करने के लिए, एलिजिबल होने के लिए, यू शुड हैव गुड GRE स्कोर, गुड TOEFL स्कोर, एंड देन वंस you qualify, or maybe you have the score above this, then you can you present your case to the universities by writing SOPs, which is nothing but you write about yourself as a third person, and you mention as much जितना इन्फॉर्मेशन आपको पता है आपके बारे में, विच इज़ एज एक्यूरेट एज पॉसिबल एंड एज रेलेवेंट टू द यूनिवर्सिटी, जो कि डोमेन वो ओन करती है यूनिवर्सिटी। तो यू मेंशन, बेसिकली यू आर सेलिंग योर सेल्फ इन अ वे कि जिस डोमेन में वो यूनिवर्सिटी आपको मास्टर्स प्रोवाइड करती है, या BSc प्रोवाइड, या BA प्रोवाइड, जो भी डोमेन वो लोग ओन करते हैं, उस डोमेन में आपका कुछ सर्टेन प्रूफ होना चाहिए कि आपने अपने पास में कुछ किया है, एंड यू आर विलिंग टू टेक अ रिस्क कि आप उस चीज़ में आगे फ्यूचर देखते हो। तो आपको अपना केस बिल्ड करना है फ्रॉम SOP, और आपका जो सेकेंड लेटर होगा, विच इज़ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, इट इज़ नथिंग बट समवन इज़ बाउचिंग फॉर यू कि हाँ भाई, इस बंदे ने पहले ये चीज़ कर रखी है, एंड आई एम प्रिटी श्योर इफ़ ही कंटिन्यूज़ टू डू दीज थिंग्स, वो आगे भी एक्सेल कर लेगा अपने इस करियर में। तो कंबाइंड विद दीज टू थिंग्स, आई थिंक यूनिवर्सिटीज़ टेक अ रिस्क ऑन यू कि लेट्स एडमिट दिस कैंडिडेट एंड लेट्स सी कि भाई ये बंदा हमारे यहाँ आके कैसा परफॉर्म करता है। उसके बाद में आपका नॉर्मल करिकुलम। हाँ, एक्चुअली द थिंग इज़ कि यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो इनमें फीस नहीं है। ओके, देयर इज़ नो ट्यूशन फीस अलॉटेड विद दिस, आपका बस रहना खाना, और देयर इज़ अ मिनिमम चार्ज, आई थिंक 24,000 यूरोज, 24,000 रुपीज़ पर ईयर। तो टेक्निकली इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ीस लगती है 25,000 रुपये साल, और उसके बाद आपका जो रहना खाना वो आप देख लीजिए। तो फ़ीस नहीं लेते, तो फ़ीस नहीं ले रहे हैं, बट दे आर इन्वेस्टिंग ऑन यू। आपको, आप वहाँ के जाओगे, रिसोर्सेज यूज़ करोगे, सारी चीज़ें, तो वो है। तो दे शुड बी रियली श्योर कि आप वर्थ इट हो उनके पैसे के, आप पे जो खर्चा करेंगे। जर्मन सरकार, कोई ना कोई तो करेगा ही, तो जर्मन सरकार हो या यूनिवर्सिटी हो, तो वो दे हैव टू बी श्योर कि आपको बुलाना वर्थ इट है। ऐसा नहीं है कि बस आप घूमने आ रहे हो कि मैं बस यूरोप आ गया और मैं घूम रहा हूँ। आप सीरियसली पढ़ाई करोगे तो दैट्स हाँ, तो इम्पोर्टेंट। मतलब इन अ वे अगर हम लोग दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो
जर्मन गवर्नमेंट आप पे बेट कर रही है कि यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर बैट कोर्स कर रही है। और उसके बाद में आप कंट्रीब्यूट भी करोगे इन दी डोमेन जो भी आपने परस्यू करी है, अब फिर वो चाहे रिसर्च हो या कुछ भी हो। एक्चुअली ओवर द पास्ट 5-7 सालों में ऐसा हुआ है कि यहाँ पे स्किल्ड लेबर की बहुत बड़ी शॉर्टेज रही है। कई सारे रीज़न है उसके, कल्चरली और जो भी है वो रीजंस में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि दैट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। बट स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज इस वजह से ये हुआ है कि उन्होंने बोला है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हम बुलाएंगे और ये जो स्टेम फील्ड है उसी में सारे कोर्सेज फ्री हैं। ऐसा नहीं कि सारे कोर्सेज फ्री यूनिवर्सिटी के, कुछ जो स्टेम के रिलेटेड कोर्सेज हैं, मैथ्स के, साइंस के, सो इंजीनियरिंग के, तो वो फ्री हैं। तो उसका फ़ायदा तो एक ही है कि आपका फाइनेंशियल बर्डन बहुत कम हो जाता है। नो डाउट अगर टॉप 10 में नहीं है जर्मन यूनिवर्सिटीज़, बट एक अच्छे बेंचमार्क में है, मतलब एक अच्छे पोजीशन होल्ड करती हैं। सो गेटिंग अ चांस टू स्टडी देयर विदाउट हैविंग लाइक अ 60-70 लाख फाइनेंशियल बर्डन ऑन योरसेल्फ इज़ क्वाइट अ गुड डील आई वुड से। बट द थिंग इज़ कि यहाँ तक फिर पहुँचने में, क्योंकि अब फीस कम है नहीं है तो भीड़ बहुत है। यस, इंडिया से कितने लोग हैं, पूरे दुनिया से एंड लोग नॉट जस्ट अप्लाई कर इंडिया, रहे हैं। मतलब अब तो जब हाँ, ट्यूशन फीस नहीं है तो इट्स नॉट फॉर एनीवन, तो नहीं है तो कोई भी कहीं से भी अप्लाई कर सकता है। दैट मीन्स द कोई भी कंपटीशन कहीं इज़ भी वेरी कर हाई। सकता है। तो अपना केस को जितना स्ट्रॉन्ग बना बहुत। सकते हो आप, आपको अपने जो स्किल्स हैं, अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, अपने जो रिसर्च पेपर्स आपने पब्लिश किया, आपने जो अपना जीपीए जो भी गेन किया अपने बीएस में, आपने जो भी अपना प्रोजेक्ट्स किया था बैचलर्स में, वो सारे एक अपने आप को इस तरीके से रखना पड़ेगा जिससे कि आप स्टैंड आउट कर पाओ इतने बड़े पूल ऑफ कैंडिडेट्स में। तो वो एक, जैसा ईशान ने Exactly. बोला अभी थोड़े टाइम पहले, कि यू शुड नो कि आपको अपने आप को कैसे सेल करना है, एंड ऑल्सो यू शुड नो कि हाउ डू यू प्रेजेंट योर सेल्फ विद द कमिटी जो कि विल टेक द फाइनल डिसीजन वेदर टू टेक दिस कैंडिडेट और पास ऑन। तो वो एक बहुत बड़ी Exactly. चीज़ है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, एज अ पर्सन भी हमारी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू प्रेजेंट योर सेल्फ तो वो काफ़ी चीज़ें आपकी इम्प्रूव करता है इन 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 योर लाइफ। एक्चुअली एक जनरल परसेप्शन होता है कि ये प्रेजेंटेशन और True. बाकी सारे चीज़ें बड़ा मतलब कॉरपोरेट सेंट्रिक है। ऐसा नहीं है। इवन इन रिसर्च, मतलब रिसर्च में लोगों का ये है कि बहुत ज़्यादा स्किल्ड या बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट को वो करते हैं, प्रेजेंटेशन को ऐसा बोलते हैं कि नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने कुछ बहुत अच्छा खोजा, बहुत अच्छी थ्योरी है, बट अगर आप उसको अच्छे से प्रेजेंट करके डिफेंड नहीं कर, क्योंकि जैसे ही आप कोई भी चीज़ नया, अब रिसर्च का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप कुछ नया ढूंढोगे, कुछ नई फील्ड पे काम करोगे। तो जैसे ही वो आपने किया तो आप फिर इट्स यू वर्सेस द वर्ल्ड। आपको पूरी दुनिया को कन्विंस करना पड़ेगा कि हाँ ये नई चीज़, जो नया एल्गोरिदम या नया तरीका मैंने ढूंढा है, दैट इज़ वर्थ इट, वो सही है, क्योंकि पूरी दुनिया उसमें आएगी कमी निकालने या उसको कैंसिल करने। तो आपको अपना चीज़ें डिफेंड करना और अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करना आना चाहिए। इट्स अ वेरी नेसेसरी स्किल सेट। तो वो ये सीख लीजिए अगर नहीं आता हो तो, मतलब क्योंकि रिसर्च में भी इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती इस है। चीज़ पे हम लोग एनीवेज काम कर सकते हैं फॉर श्योर, बट ये स्किल इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपने काम को प्रेजेंट करना सीख लीजिए, विच इज़ आई थिंक वेरी Yeah. यूजफुल इन कॉर्पोरेट एज वेल। बट ये तो चलो एक पार्ट हो गया कि हाउ डू यू प्रेजेंट योर सेल्फ एंड हाउ डू यू मेंटेन योर सेल्फ ड्यूरिंग योर कॉलेज लाइफ। बट एक पर्सनल लाइफ भी होती है ना, जो हम लोग मूव करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो उस टाइम पे पर्सनल लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली यू हैव टू डिलीवर इन टर्म्स ऑफ कि आपको अच्छे टेस्ट स्कोर्स लाने हैं, स्कोर मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें तो एक साइड हो गई, ये तो मस्ट हैव है, एक्सपेक्टेड है आपसे। बट पर्सनल लाइफ में क्या ऐसे चेंजेस आते हैं? एक्चुअली ये ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है। आई थिंक ये ज़्यादा बड़ा इशू है जिसको डिस्कस करने की ज़रूरत है। मैं इंडिया का एग्जांपल लूँगा। यूजुअली इंडिया में क्या होता है कि आपकी सारी चीज़ें लोग कर देते हैं। अगर आप कॉलेज में हो तो आपका मेस है जो खाना दे देता है, वो कपड़े धोने वाला, लॉन्ड्री वाला आता है जो कपड़े धो देता है, झाड़ू, सारे काम आपके हो जाते हैं। आपको बस पढ़ाई करनी है, खाना है, सारा बाकी। आप जैसे यहाँ आते हो एक बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट और एक लाइफस्टाइल शिफ्ट आता है, जिसमें ये है कि यहाँ कोई कुछ नहीं करता। जो अगर आपका पर्टिकुलर ऐसे हैं लोग जो करते हैं आपका पर्सनल कोर्स में हेल्प, तो वो बहुत महंगे हैं। तो ऑन ए स्टूडेंट बजट थोड़ा सा क्या काफ़ी टफ होता है। आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाओगे हाईली लाइकली।
फॉर अ मेजॉरिटी ऑफ पर्सन, मैं आउटलायर्स की बात नहीं कर रहा, जो मेजर लोग हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो द थिंग इज़ कि यहाँ पे एक शिफ्ट बहुत बड़ा आता है, उसमें अब आप यहाँ उतरते हो तो अगर हाईली लाइकली है कि अगर आपको जर्मन नहीं आती तो एक पूरा नया नया समाज, नया सोसाइटी, नया देश, भाषा भी आपकी नहीं है, तो एक वो साइकोलॉजिकल भी बहुत बड़ा शिफ्ट है। सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस, आई वुड से। आप पे पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बात तक करने का नहीं आएगा कि किसी से कह दें कि एक गिलास पानी चाहिए, क्योंकि आपको भाषा भी नहीं आती। प्लस इवन तो लोग बहुत फ्रेंडली है, बट भाषा, लैंग्वेज बैरियर इज़ क्वाइट अ थिंग हेयर। सो जर्मन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, इवन दो आपका अगर कोर्स भी इंग्लिश में है तो भी आपको सर्वाइव करने के लिए आई जर्मन थिंक चाहिए। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप बहुत सारे वेरिएबल्स एक साथ ऐड होने की वजह से मे बी कैंडिडेट्स या हमारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो ओवरवेलमिंग फील करते हैं कि लैंग्वेज बैरियर, वही। फूड, कल्चर। एक्चुअली ये जो वेरिएबल्स हैं बहुत सारे हैं, आपको सुबह उठने से लेकर सोने तक। तो लैंग्वेज है, खाना आपको खुद बनाना है, उसी में आपको कमरे की बेसिक सफाई भी करनी है, 2-3 दिन में कपड़े भी धोने हैं, खाना बनाना है तो ग्रोसरी लेकर आना है। तो ये सारे चीज़ों के साथ फिर उसके बाद पढ़ाई भी करना है, क्लास का एक शेड्यूल है। सो टाइम मैनेजमेंट और पेशेंस बहुत बड़ी दो स्किल चीज़ें हैं जो आप में होनी चाहिए। एटलीस्ट टाइम मैनेजमेंट तो होना चाहिए, पेशेंस नहीं भी है तो भी आप आके सीख जाओगे पेशेंस, बट टाइम ये मैनेजमेंट बहुत आना अच्छी चाहिए बात कि बोली हमको सुबह आपने उठना है, इतने बजे ये करना कि है। टाइम मैनेजमेंट हाँ, सो बहुत इसके इम्पोर्टेंट बिना है। यस, या टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो यहाँ एक बहुत बड़ा जो इशू आता है वो ये आता है कि फेल बहुत आराम से करते हैं, आपको सोचेंगे नहीं। इवन आप जस्ट पास जैसा भी कुछ नहीं होता है कि आप इंडिया में एक 33% का बेंचमार्क या एक कट ऑफ लगाए, यहाँ पे 50% है। अगर आपका नंबर 50% से कम है तब तो आप फेल ही हो, और 50 से 60% भी हो तो भी वो फेल कर देते हैं। अगर ऐसा हो रहा है कि आप 50 नंबर कट ऑफ है और आप 54 पा रहे हो तो आपको पास नहीं करेंगे कि ये 4 नंबर से, तो आपको भी फेल कर देंगे। तो कोर्सेज फेल बहुत होते हैं लोग, बट उससे ये है कि आप पैनिक ना करिए, ओवरवेल्म ना होइए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपने ऊपर भी थोड़ा यू हैव टू बी अ लिटिल ईजी ऑन योर सेल्फ ऑल्सो। एक साथ सारी चीज़ें मैनेज करना कभी कभी टफ भी होता है, तो दैट्स फाइन। बट हाँ, ये है कि सीखिए चीज़ों से, गलतियों से। टाइम मैनेजमेंट स्किल नहीं है तो बनाइए, एक शेड्यूल बनाइए। ग्रोसरी की शॉपिंग से लेके कपड़े धोने से लेके सारी चीज़ें एक डिसिप्लिन फॉर्म में बना लीजिए, उसको फॉलो करिए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा देगा। और लॉन्ग टर्म में तभी आप पे पढ़ने का समय होगा, वरना ऐसा होगा कि आप पूरा दिन यही सब करते रह जाओगे और जिस काम के लिए गए हो वो नहीं कर पाओगे। तो सो मतलब आई थिंक ये एक बहुत डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है। एंड टाइम मैनेजमेंट, ये दो स्किल्स तो मस्ट हैव है टू एटलीस्ट गेट थ्रू द लाइफ। मस्ट। फॉरगेट अबाउट पासिंग और फेलिंग, एग्जैक्टली। लेकिन अगर वहाँ टाइम गुजारना है तो यू शुड हैव कि अपना टाइम इफ़ेक्टिवली मैनेज करना आना चाहिए। एंड डिसिप्लिन इज़ ऑल्सो वन की फैक्टर, क्योंकि आई थिंक सीजनल चेंजेस भी बहुत एक बड़ा फैक्टर होल्ड करते हैं इस सिचुएशन में। बहुत ज़्यादा। आप इंडिया में रहते हो 40 डिग्री में, यहाँ आते हो 6 महीने धूप नहीं निकलती है। सो क्लाइमेट, वेदर, खान पान, आपका खाना जो कि बेसिकली दाल चावल वो रहता है, वो यहाँ पे क्या आके चेंज हो जाएगा। आपको दाल वाल मिलेगी, इंडियन स्टोर्स होंगे, बट वो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। आप ब्रेड खा लोगे, कुछ ऐसे सैंडविच खा लिया, ये खा लिया। धूप नहीं है तो विटामिन डी डेफिशिएंसी, हेल्थ इश्यूज़। पानी का तरीका अलग है। इंडिया में क्या है कि आप इंडिया में ही मूव किए तो वो चेंज बहुत ज़्यादा नहीं है। आप इलाहाबाद से कानपुर चले गए, दिल्ली से बैंगलोर चले गए, नॉट ए ह्यूज जंप। आप इंडिया से जब आप जर्मनी आ रहे हो तो पानी का जंप बहुत है, खान पान का जंप बहुत है, तो मौसम का बहुत है। आप यहाँ -25 डिग्री 20 डिग्री तक जाएगा, 15-16 डिग्री तो ऐसे ही चला जाता है माइनस में। तो वो एक चेंज आता है जो कि, ये तो कहने का मतलब हर चीज़ में चेंज है, पानी से लेके, खाने से लेके, आपके सोने से लेके, शेड्यूल से लेके, सब चीज़। सो एक टाइम मैनेजमेंट स्किल आपकी होनी चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए, तभी आप उसको सस्टेन कर पाओगे। वरना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा आफ्टर सम टाइम। आप स्टार्टिंग में तो आपको नया नया अच्छा लगेगा कि मैं विदेश आया हूँ, ये है वो है, बट वो जब ये फेज जाएगा तो फिर बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा अगर टाइम मैनेजमेंट स्किल नहीं है। आई थिंक ये जो पोर्शन था यहाँ पे हम लोगों ने मोस्टली डिस्कस किया कि आपकी आफ्टर द ग्रेजुएशन लाइफ कैसी रही, कैसे आपने दूसरे कॉलेजेस में अप्लाई किया, प्रोसेस क्या था अप्लाई करने का, वहाँ पे लाइफ थोड़ी बहुत कैसी रहती है। थोड़ा बहुत हम लोगों ने ऐसे स्नीक पीक भी ले लिया आपकी उस कॉलेज लाइफ का भी।
लेकिन ग्रेजुएशन में आपकी लाइफ क्या थी, या ग्रेजुएशन में आप कितना बोलते हैं ना स्टूडियस थे, या कितना आपने इन्वेस्ट किया था टाइम अपना पढ़ाई में, कितना टाइम दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट किया था? तो उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। मेरा भी बैचलर अजय के साथ ही रहा है। 14 to 18 बैच मोतीलाल से ही मैंने भी किया है, पर मेरा बैचलर मैकेनिकल में था। मैंने प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल में इंजीनियरिंग की है मैकेनिकल डिपार्टमेंट से, एंड देन मैं मास्टर्स में इधर आया हूँ एआई, मशीन लर्निंग और कंप्यूटर विजन, ये सारी चीज़ों में। हमारा बैचलर अच्छा ही था चीज़ों में, बहुत ज़्यादा ऐसा कहूँगा मैं कि बहुत स्टूडियस नहीं था कि दिन भर पढ़ाई कर रहा हूँ या सारी क्लासेस जा रहा हूँ या रोज़ का रोज़, ऐसा कुछ नहीं होता था। एग्ज़ाम के 10 दिन पहले बस पढ़ लेते थे एंड 8 का जीपीए आ जाता था, तो उसी में ठीक रहता था। ऐसा कोई वो नहीं था कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है। उस समय तक ऐसा कोई वो भी उस समय प्लान नहीं आया था कि मेरे को रिसर्च में जाना है या बहुत एक्सट्रीम इस एकेडमिक्स और ये लेना है। तो मेन यही था कि डिग्री करेंगे, एक जॉब लेंगे। नहीं, अनफॉर्चुनेटली जॉब नहीं लगा, फॉर्चुनेटली जो भी कही है। उसके बाद ये हुआ कि पढ़ाई करनी है, ऐसा करना नहीं, है, ये ऐसा एक करना है। ये भी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंजीनियरिंग अपनी मैकेनिकल से करिए एंड देन यू ट्रांजिशन फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनटू जो भी कंप्यूटर विजन रिसर्च, तो वो ट्रांजिशन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो उसका जो नींव था वो कॉलेज से ही रखा, या फिर आफ्टर द ग्रेजुएशन प्लान किया कि नहीं ये फील्ड में मैं उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊँगा जितना मैं शायद दूसरे फील्ड में कर पाऊँ? तो हाउ वाज इट, मतलब कैसे डिसाइड किया? ओके, नाइस। हाँ, सो एक्चुअली जो ट्रांजिशन था वो स्टार्ट तो कॉलेज के बाद हुआ था, बट उसकी नींव फाइनल ईयर में रखा गई थी। मैंने इलेक्टिव्स लिए थे एफईएम और न्यूमेरिकल मेथड्स और ऑप्टिमाइजेशन के। वो काफ़ी पसंद आया था मेरे को। उसमें प्रिलिमिनरी कोडिंग थी, बहुत बेसिक सी, मैटलैब में हमने की थी उस टाइम पे। वो पसंद था मेरे को। तो एक्सपेरिमेंटल काम नहीं था मेरा, न्यूमेरिकल सिमुलेशन का काम था। फिर मैंने जब कानपुर ज्वाइन किया रिसर्च असिस्टेंट, तो उसी पे काफ़ी काम किया, पेपर भी पब्लिश किए। देन मैं जर्मनी आया। मैं जर्मनी जब आया था तो मेरा एडमिशन स्टार्टिंग में कंप्यूटेशनल सिमुलेशन के प्रोग्राम में हुआ था। मैंने मशीन लर्निंग में आफ्टर 3 months चेंज किया था। यहाँ आया, देन काफ़ी यहाँ के अब जर्मनी इज़ नोन फॉर इट्स हैवी इंडस्ट्री एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव हो, ये सारा हो, मैकेनिकल के लिए ही जाना जाता है। तो गिवन माय नॉलेज जब मैं यहाँ आया तो वो बहुत ज़्यादा कम पड़ी फॉर अ मास्टर्स कोर्स। बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव, बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल कोर्सेज थे यहाँ पे, एफईएम के, सॉलिड बॉडी मैकेनिक्स, ऑल दोज थिंग्स। वो बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव, बहुत ज़्यादा मैथ्स ओरिएंटेड थे। उतनी मैथ्स नहीं हो पा रही थी, या हो रही थी तो बहुत थोड़ी दिक्कतें आ रही थी। एंड सबसे बड़ा जो चेंज आया वो ये आया कि मैकेनिकल में जॉब सिक्योर करना थोड़ा सा टफ है एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर। अब जर्मन जाने ही जाते हैं, जर्मनी जाना ही जाता है अपनी मैकेनिकल और हैवी इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो वहाँ पे जो एक कॉमन यूथ है वो भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल ही करता है। कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान अभी नहीं है। तो ये था कि कल को जब हम ग्रेजुएट होंगे तो उन्हीं के साथ compete करना पड़ेगा जॉब में। तो दैट वुड बी अ लिटिल टफ, एंड जर्मन भी आनी चाहिए इस सारी जॉब्स के लिए। ठीक है। कंप्यूटर साइंस अभी इवॉल्विंग है, अभी नया है, तो वो काफ़ी मल्टी कल्चरल, मल्टी डायमेंशनल है। मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल काफ़ी एक डायरेक्शनल फिक्स्ड है, यूनी डायरेक्शनल, उसी में चल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया कि कल को जब जॉब लेने का टाइम आएगा तो फिर टफ हो जाएंगी चीज़ें compete करने में, क्योंकि हमें जर्मन नहीं, मतलब पहला आपको बहुत सारी चीज़ें आती है, बट अगर लैंग्वेज नहीं आती तो हाई चांस कि आपको नहीं लिया जाएगा, अगर वहाँ का वर्क कल्चर जर्मन में है। इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं। अज्यूम करो कि आप किसी एक लेट्स से आप नॉर्थ इंडियन स्टेट में रह रहे हो, एंड देन आप अपनी सारी पढ़ाई वहाँ से करते हो, एंड व्हेन यू रिलोकेट टू द साउथ इंडियन किसी स्टेट में जाते हो, लेट्स से आप कर्नाटका जाते हो या फिर केरला जाते हो, वहाँ की जो भी पढ़ाई हो रही है वो मोस्टली उनकी नेटिव लैंग्वेज में हो रही है, या जो भी वर्क रिलेटेड चीज़ें हो रही है वो नेटिव लैंग्वेज में हो रही है। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कितना चीज़ें आती हैं, आप कितने इंटेलिजेंट हो, क्योंकि आपकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है कम्युनिकेटिंग इन देयर ओन लैंग्वेज, अगर आप वो पूरी नहीं कर पा रहे तो आपका इंटेलेक्ट जो है वो बहुत ही लिमिटेड हो जाएगा, और वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपकी फ्यूचर जॉब सर्च में। तो जॉब, आई थिंक जॉब सिक्योर करने से मतलब आपका यही था कि
एक प्री रिक्वायरमेंट भी थी जर्मन बहुत ज़्यादा आना, तो ये एक्चुअली ये वैसी बात है, मेरे एक प्रोफेसर थे, कहते थे कि आपका 200-250 IQ, बट अगर मैं आपको बंगाली नहीं आती और मैं आपसे बांग्ला में बात करता हूँ तो आप नहीं समझ पाओगे। तो भाषा कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली मैकेनिकल और ये सारी फील्ड में इंडस्ट्री जॉब होती है, वहाँ शॉप फ्लोर पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे आपको लोगों से बात करना पड़ेगा कि ऐसा है। डिज़ाइन आप मान लीजिए डिज़ाइनर भी हो, आपने डिज़ाइन कर दिया, तो इम्प्लीमेंट कराना आपका काम है। आपको जाकर शॉप फ्लोर पे बात करनी पड़ेगी कि ये इतना इतना था, ये क्यों नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, कैसे हुआ, जो भी है। तो लैंग्वेज का है। कंप्यूटर साइंस अभी नया है, काफ़ी इवॉल्विंग है और मल्टी डायमेंशनल है, इसलिए यहाँ चल जाता है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न था जिस वजह से हमने शिफ्ट किया मशीन लर्निंग। थोड़ा सा एक्सपीरियंस था कानपुर में जब मैं था, तो मशीन लर्निंग का ज़रा सा एप्लीकेशन किया था हमने, तो आइडियाज़ थोड़ा बहुत था, एक इंटरेस्ट भी था। तो जब चेंज करना हुआ, तो जब चेंज करने का ऑप्शन आया तो 2-3 ऑप्शन हमें दिए गए थे। एक था कंप्यूटर ग्राफिक्स का, कि मतलब वो CGI रिलेटेड जो VFX वाली टीम होती है उस डायरेक्शन में, गेम डेवलपमेंट और इंजन डेवलपमेंट, वो वाली बात। दूसरा था मशीन लर्निंग, और तीसरा था कंप्यूटेशनल लॉजिक। मेरे को नहीं पता कंप्यूटेशनल लॉजिक में क्या था, बट सबसे बेस्ट मेरे को यही लगा मशीन लर्निंग, तो मैंने ले लिया। एंड देन ओवर टाइम उसमें पढ़ाई की और मैथ्स और ये प्रोजेक्ट्स करते करते फिर यहाँ तक चीज़ें आई। हाँ, तो मतलब हमारा क्वेश्चन स्टिल रिमेंस कि आपने अपनी कॉलेज लाइफ में कितना अपना पोर्शन जो था, मतलब फॉर श्योर ज़्यादा ना पढ़ना इस बहुत ही अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन कितना टाइम इन्वेस्ट किया था अपनी स्टडीज़ को, कितना दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट करते थे? समझ गया। अच्छा, तो जो क्वेश्चन मैं समझ पाया, मेरे ख्याल से जब मैं ये कहता हूँ कि मैं पढ़ाई नहीं किया, तो इसका ये मतलब है कि अब हर सेमेस्टर में 5-6 कोर्सेज होते हैं, तो सबकी ऐसा नहीं था कि मैंने किसी की भी पढ़ाई नहीं की। बेसिक पढ़ाई सबकी की, बट ये जो 2-3 सब्जेक्ट्स मैंने लिए थे फाइनल ईयर और थर्ड ईयर में, उसकी पढ़ाई मैंने अच्छे से की थी। FEM बेस्ड सिमुलेशन और ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स और ये सारी बातें मैंने ढंग से पढ़ी थी। हाँ, बाकी जो इसके साथ सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट थे सेमेस्टर के, वो नहीं पढ़ा था। तो ये एक फैक्टर था कि क्योंकि मैथ्स और बैकग्राउंड नॉलेज अच्छी थी जब मैं ग्रेजुएट हुआ, तो जब कानपुर गया तो 1 साल में हमने 4 पेपर लिखे, चारों एक्सपेरिमेंटल एंड सिमुलेशन अच्छी जगह पब्लिश हुए, विच वाज क्वाइट अ टर्निंग पॉइंट, जिसकी वजह से फिर क्योंकि पब्लिकेशन अच्छे थे, इस वजह से एडमिशन मिल गया इस वाले कोर्स में। आई थिंक सो हाँ, जब मैं ये कहूँगा कि जब आप अगर मास्टर्स करने का प्लान कर रहे हो और आपको ये एटलीस्ट पता है कि इस डायरेक्शन या इस कोर्स में जाना है, तो उसके रिलेटेड पढ़ाई आप अच्छे से कर लीजिए, उसका बैकग्राउंड आप अच्छे से बना लीजिए। ये भले अगर ये नहीं कर पा, या तो बेस्ट केस सिनेरियो तो ये है कि आप अच्छे से सारा पढ़ाई करिए, एक अच्छा GPA लाइए, बट एटलीस्ट अगर वो नहीं हो रहा तो बेसिक इतना तो होना चाहिए कि आपका जो इंटरेस्ट है वो क्लियर होना चाहिए, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब अपना अगर आप अपनी सारी चीज़ों को व्हेन यू आर जॉइनिंग योर बैचलर्स, अगर आप उस टाइम से चीज़ों को प्लान कर लेते हो तो यू कैन डू वंडर्स। आपको पहले से पता है कि आपको क्या अचीव करना है, एंड यू कैन जस्ट फोकस ऑन दिस डायरेक्शन जो भी आप फाइनलाइज करते हो, इंस्टेड बाद में फाइनलाइज कर देंगे। बट लाइफ को बेसिकली एक्सप्लोर करना है, तो आप कभी भी कर सकते हैं। ये एक्चुअली जो मैंने 1 साल का ब्रेक लिया आफ्टर माई बैचलर्स बिटवीन मास्टर्स, वो आई थिंक थोड़ा सा अवॉइड किया जा सकता था अगर वही आपने प्लानिंग अच्छी की है। मैंने ग्रेजुएट होने के बाद शुरू किया कि अब मेरे को अच्छा मास्टर्स करना है, तो ये रिक्वायरमेंट है, ये काम करना है, तो वो इसलिए उसको प्रिपरेशन में 1 साल लग गया कि हाँ, पेपर होने चाहिए, एक अच्छा स्कोर होना चाहिए, टॉफल है, GRE है, एक बेसिक रिसर्च है, तो अब रिसर्च करना है तो पेपर चाहिए, तो उसका काम करना है। तो अगर आपका थोड़ा सा विजन क्लियर है तो आप इसको प्री प्लान कर सकते हो, और ऐसा कर सकते हो कि आपका ग्रेजुएशन ख़त्म होते ही आप अगले सेमेस्टर से मास्टर ज्वाइन कर लो, ये बीच का ब्रेक ना लेना पड़े। अगर आप डायरेक्टली जाना चाह रहे हो, अगर आपका ये पाथ नहीं है कि मैं 3-4 साल नौकरी करूँगा एंड देन जाऊँगा, अगर तुरंत आना है तो ये थोड़ा सा आप अगर फाइनल ईयर में पहले प्लान कर ले तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है। तुरंत जाने वाले में एक और एक्स्ट्रा फैक्टर भी आ जाता है ना, कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी फाइनेंशियल सपोर्ट है, देन यू कैन प्लान कि हाँ भाई, मैं कॉलेज के बाद डायरेक्टली प्लान कर सकता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो मेरे पास ऑलरेडी हैं। तो
वो क्या कोई रोल हम्म। प्ले करता है कि भाई इतना 50-60 लाख अगर मुझे लोन लेके जाना पड़ेगा और फ्यूचर में मुझे ही वो हम्म। चुकाना है, तो वो भी क्या कहीं बैक ऑफ द माइंड आपका फाइनल डिसीजन इम्पैक्ट करता है? बिल्कुल करता है, बहुत बड़ा फैक्टर था ये फाइनेंस। मतलब सारी बातें एक तरफ हैं, बट फाइनेंस वाली एक बहुत रियल सिनेरियो है कि आपको उसको एड्रेस करना है। वो उसके बिना नहीं हो सकती चीज़ें। तो मतलब आप अगर जर्मनी में आ रहे हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर कंट्रीज, तो अगर आपका कोर्स ऐसा है जिसमें आपका पैसा नहीं लग रहा है तो आपका काफ़ी बच जाता है बर्डन। ये है कि आपको सिर्फ रहना और आपका मंथली या ईयरली एक्सपेंस देना, दैट कम्स अराउंड 10-12 lakhs पर मंथ पर ईयर। सो आपका ये 25 लाख का 2 साल का पैकेज होता है। बट अगर आप यूएस जाना चाह रहे हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इवन आफ्टर स्कॉलरशिप और इवन आफ्टर आर ए टी है, दैट्स लाइक 50 और 60 लाख का होल पैकेज है जो आपको देना पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप कुछ भी कहीं भी जाइए, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइए, बट एक ये मेजर कर लीजिए कि मेरा आरओआई कितना है, मैं कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद वहाँ से लोगों को जॉब्स कितनी मिल रही है या अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं। तो ये एक प्रो एंड कॉन बना के तब आप जाइए, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने यूएस में ज्वाइन किया है अंडर डिफरेंट कोर्सेज। उनका 50-60 लाख 60-70 लाख का लोन लिया है, दिया है उसको, एंड उसके बाद ऐसा हो रहा है कि अब जॉब नहीं है इस फील्ड में, एंड देन नाउ वो कोडिंग सीख रहे हैं एंड डेटा साइंटिस्ट बन के कोशिश कर रहे हैं। सो इवन अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट के लोग भी हैं जो बाद में फिर डेटा साइंटिस्ट या इसी में आ रहे हैं। तो द बेस लाइन इज़ कि आप इवेल्युएट कर लीजिए कि जिस कोर्स के लिए हम जा रहे हैं, जिस प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, उसके बाद क्या हमारा ऑप्शंस रहेगा, किसके साथ हम compete करेंगे, हमें जॉब लेनी होगी तो वो कौन लोग होंगे जिनके साथ हमें जिनके अगेंस्ट जाना होगा, या जो हमारे पूल में होंगे तो उसमें हम अलग कैसे दिखेंगे। तो ये सारी चीज़ आपको प्रिपेयर करके जानी होगी। तो इट्स अ लॉन्ग गोइंग प्रोसेस, बट ठीक है, इट्स लाइक कि आप जर्नी मैटर्स मोर देन द फाइनल हाँ, डेस्टिनेशन। ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है ये, क्योंकि अगर जो कि इनिशियली हम लोगों ने बात करी थी कि पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे पेशेंस लेवल आप जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को अपनी इस पर्टिकुलर चीज़ को अपने अंदर डेवलप कर लोगे, वो उतना ही आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा देने वाली। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही फाइनेंशियल बर्डन की बात आती है, आप डायरेक्टली, क्योंकि आपने लोन लिया है, अब आपके पास पेशेंस होना चाहिए। फर्स्ट यू नीड टू गेट अ जॉब, देन यू नीड टू पे इट बैक। तो इवन दो जब आप पे बैक करने जाओगे उसमें भी टाइम लगेगा, और उस चीज़ को आप कैसे प्रोसेस करते हो, कितना टाइम लगता है, वो भी बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम वो भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आई वुड से। तो आई थिंक दिस थिंग इज़, आई मीन, मेंटेनिंग योर या डेवलपिंग योर, मतलब तू कंटिन्यू कर ले, मैं कट कर रहा हूँ। सही कह रहा है। एक्चुअली द थिंग इज़ कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है फाइनेंशियल बर्डन का, कि आप लोन ले रहे हो तो रीपे भी करना है, तो यू हैव टू हैव लाइक अ जॉब, और उसको सस्टेन करना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि आप जो आपका डिग्री ख़त्म हुआ आपको एक एन अमाउंट ऑफ मिल गया, तो आपको कुछ साल, 2 साल, 3 साल, डिपेंडिंग ऑन हाउ बिग द लोन इज़, वो आपको करना पड़ेगा। तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट, और आपको पेशेंस रखना होगा। अभी जैसे रिसेशन था तो थोड़ा सा मुश्किल हो गई थी जॉब्स, इवन इन कंप्यूटर साइंस वाले में भी। तो पेशेंस रखिए, अपने स्किल सेट पे भरोसा रखिए कि यहाँ तक आए हैं तो कुछ करें हैं, हो जाएगा। पैनिक मत करिए, क्योंकि आप अकेले यूजुअली रहते हो, आपका परिवार नहीं होता, एक सोशल सर्किल भी उतना एक्सटेंडेड नहीं होता, तो स्पाइरल करने का बहुत चांस रहता है। सो वो मत करिए, पेशेंस रखिए, एंड चीज़ों में रीच आउट करते रहिए लोगों से, घर पे जिससे भी हो, आपके जो भी करीबी हों, या इवन ऑन प्रोफेशनल फ्रंट भी आप ऐसा जॉब नहीं मिल रही है तो ऐसा ना करिए कि अब पैनिक करिए। आप लोगों से बात करते रहिए, कैरियर फेयर होते हैं वहाँ जाइए। अगर आपके शहर में किसी कंपनी का हेडक्वार्टर या बड़ा ऑफिस है तो सीवी अपना प्रिंट करके लेके जाके लोगों से बात करिए कि ऐसे ऐसे मैंने किया है एंड ऑल दीज थिंग्स। हाँ, ये सारे एक्सपीरियंसेस मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हैं मेरे एक्सपीरियंसेस से, विच इज़ फॉर जर्मनी। अगर कोई यूएस में है तो बहुत सारी चीज़ें, फैक्टर, बहुत सारे पैरामीटर बदल जाते हैं। बट हाँ, पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस और टाइम मैनेजमेंट, ये 2-3 चीज़ें हैं।
और पैनिक ना करिए कि डिग्री हो गया और मेरे को जॉब नहीं मिला या वीज़ा ख़त्म हो रहा है। थोड़ा सा कूल रह के अपना पेज कामली मेंटेन करके चीज़ें करिए। अच्छा, चलिए हम लोगों ने ऑलमोस्ट आपके इस ओवरऑल जर्नी के बारे में डिस्कशन कर लिया, बट अगर लुकिंग एट योर जर्नी, अगर मुझे कोई एक चीज़ पिक करनी हो कि मी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्या मैं ऐसी चीज़ आपकी उस जर्नी से जो आपने अपनी आफ्टर ज्वाइनिंग TU, क्या ऐसी चीज़ सीखी जो कि अगर कोई और ज्वाइन नहीं करता है तो वो नहीं सीख पाएगा, तो वो चीज़ क्या होगी जो आप लर्निंग मेरे साथ में या हमारे व्यूवर्स के साथ में शेयर करना चाहोगे? एक्चुअली 2 बातें मैं कहना चाहूँगा कि इस पूरी जर्नी में जो 2 चीज़ें सिखाई मेरे को, एक तो टाइम मैनेजमेंट और दूसरा है कि आपको अपने चीज़ों को अपने से हैंडल करना है। ये लगती छोटी बात है बट जब तक वो आप एक्सपीरियंस ना करिए वो रियलाइज़ नहीं होता है। तो एक करेज, एक सेंस ऑफ करेज भी आपको मिलता है। आप अकेले आते हो दूसरे देश में, चीज़ें हैंडल करते हो सारी, और उसको सही से हैंडल करने का तरीका टाइम मैनेजमेंट है। तो जब ओवर अ कोर्स ऑफ पीरियड आप ये कर लेते हो तो इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ करेज, कॉन्फिडेंस कि हाँ मैंने इतना किया है, मैं कर लूँगा। सो दैट इज़ समथिंग जो आई थिंक आपको एक्सपीरियंस किए बिना नहीं आता है। ये सेम सारे सिनेरियो आई थिंक इंडिया में भी हैं। अगर आप किसी इलाहाबाद, कानपुर, प्रयागराज किसी दूसरे शहर में मूव भी करते हो तो भी एक होता है, बट वो जो सेंस ऑफ करेज या सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस का गेन आता है वो बहुत कम है। आपको एक बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन दिखेगा जब आप ऐसे विदेश आओगे या एक बड़ा जंप मारोगे। Okay. तो वो आई थिंक एक ये 2 चीज़ें हैं जो आप जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो ऐसे कह के समझाना थोड़ा आई मुश्किल थिंक है। एक एक वो भी चीज़ है ना कि जब आप इंडिया में विद इन इंडिया कहीं रेलोकेट करते हो किसी दूसरी सिटी में या स्टेट में, राइट, तो वहाँ पे आपको वीज़ा को लेके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अरे यार मेरे को वीज़ा मेरा एक्सपायर हो जाएगा अगर मुझे जॉब नहीं मिलेगी सो एंड सो टाइम में। तो वो जो एक मेंटल बैरियर रहता है जब आप दूसरी कंट्री में जाते हो और जब आप अपनी कंट्री में रहते हो, तो वो भी एक बहुत बड़ा, मुझे ऐसा फील होता है कि एक बड़ा फैक्टर होता है जब आप किसी दूसरे कंट्री में रेलोकेट करते हो। तो क्या एक्चुअली बहुत बड़ा होता है। आप जब अगर इंडिया में कर रहे हो तो आई डोंट थिंक आप उसको कंपेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जो पैरामीटर हैं बहुत कम है। आप इंडिया में हो तो कुछ नहीं तो आपको, अगर आप मान लीजिए लेट से आप दिल्ली से पढ़ाई करके बैंगलोर में नौकरी कर रहे हो, आप नहीं मिली या आप ले ऑफ कर दिया, आपको बीच का एक टाइम मिला जब आपको जॉब ढूंढनी है। वो ले ऑफ की वजह से भी हो सकता है, वो इस वजह से भी हो सकता है कि आपने अभी जस्ट पढ़ाई कंप्लीट की है। तो काफ़ी फैक्टर्स ऑफ योर लाइफ या काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर सिमिलर होते हैं। आपको सिमिलर या एटलीस्ट नो आपको पता होता है, आपका खान पान सेम होगा, लोग भाषा अलग बोलेंगे बट एटलीस्ट दिखेंगे सेम। आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगी कि कुछ नहीं होगा तो मैं इंडिया अपने घर चला जाऊंगा, इलाहाबाद चला जाऊंगा या कानपुर चला जाऊंगा, जो भी है। वीज़ा का कोई प्रेशर नहीं होता कि इतने दिन में आपको करना है वरना डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सस्टेनेंस कॉस्ट आपकी बहुत मैनेजेबल होती है इंडिया में। यहाँ पे मंथली अगर आप पे इनकम नहीं है तो सस्टेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। सो वो सारी चीज़ें बहुत इजी है इंडिया में। एंड आई थिंक इसीलिए मैंने कहा कि पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप बाहर हो तो पेशेंस रहिए, पैनिक ना करिए, क्योंकि आपके सारे सराउंडिंग, आपकी सारी चीज़ें आपको मजबूर करेगी पैनिक होने के लिए, एक गलत डिसीजन लेने के लिए कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ या नहीं करूँगा या कोई भी। तो पैनिक नहीं करना है, ठंडे दिमाग से सोचना है कि क्या क्या किया जा सकता है। एंड घर वालों और सबको रीच आउट करते रहिए ऐसा क्योंकि एक सोशल एंग्जाइटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप भाषा नहीं बोल रहे हो, आप बात नहीं कर पा रहे हो, तो एक सेंस ऑफ लोनलीनेस भी आ जाता है। तो ये है कि आप दोस्तों से, परिवार में सबसे बात करते रहें। एंड ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। इट हैज़ इट्स ओन चैलेंजेस बट एट द एंड ऑफ द डे जब चीज़ें ख़त्म होती है तो यू आर डेफिनेटली एन वेरी इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ योर पास्ट। तो ये तो था कि आपकी MS जर्नी से कोई एक बंदा ये चीज़ें सीख सकता है, लेकिन अगर आपके बैचलर से कुछ एक टॉप 1 चीज़ जो आप चाहोगे कि ये तो कोई भी बंदा सीख सकता है आपकी जर्नी से, अगर उसने बैचलर्स ज्वाइन नहीं किया, लेट्स से किसी ने 12th के बाद में अपनी स्टडीज़ ड्रॉप कर दी एंड दे वांट टू हैव सम एक्सपीरियंस, तो वो क्या ऐसी चीज़ होगी जो आप उनको बताना चाहोगे, उनको सिखाना चाहोगे? बैचलर, एक्चुअली द थिंग इज़ बैचलर आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ योर एकेडमिक परफॉर्मेंस और एकेडमिक
आपका क्या रहने वाला है, बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप कैसे इंसान बनने वाले हो। सो अगर बैचलर, मैं कहूँगा कि एज अ पर्सन आप कैसे होगे, आपके आइडियोलॉजीज़, आपका थॉट प्रोसेस, वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो उम्र ऐसी है जब आप 12th करके निकले हो, आप 20-22 साल के हो या 18-20 के हो, सो हर चीज़ आप बहुत उससे करते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका बैचलर ही आपको, आपका बैचलर में आपके दोस्त कौन है, आप किसके साथ उठ बैठ रहे हो, आप उस टाइम पे जो हैबिट्स फॉर्म करोगे वो आपके थ्रू आउट ज़िंदगी रहेगी। सो मेरा ये मानना है कि बैचलर में एक्सप्लोर करिए बहुत सारी चीज़ें। आप गिटार सीखिए, जिम जाइए, दौड़ना भागना सब ट्राई करिए, क्योंकि वो एक ऐसा फेज़ होता है, उसको आप ऐसा मत मानिए कि मेरे का ये एक डायरेक्शन मिल गया तो मैं इसी में ज़िंदगी भर करूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक ऐसा फेज़ है जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं और तब भी आपका कोई बहुत मेजर नुकसान इन टर्म्स ऑफ करियर नहीं होगा। आप अगर मास्टर्स और पीएचडी करके आप चाहिए कि अब मैं कंप्यूटर साइंस में पढ़ लिया पर अब मैं बायो पढ़ना चाह रहा हूँ, तो वो आप ट्रांजिशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एट स्टेक पे हैं। बैचलर एक ऐसा टाइम है जब बहुत सारी चीज़ें स्टेक पे नहीं है, आप बहुत सारा चीज़ें ट्राई कर सकते हो, आप अपना पैशन ढूंढ सकते हो। आप म्यूज़िक से लेके कोडिंग, ही आपको एकेडमियाँ ही पसंद है तो आप कोडिंग से लेके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो मेरा ये मानना है कि बैचलर आप कहीं से भी करिए, एक अच्छा ग्रुप होना चाहिए आपके पास। पहली बात तो अकेले बैचलर नहीं होती है और अकेले करना भी नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें जितनी हो सकें, जितनी चीज़ें आप गिन सकते हैं आप सब ट्राई करिए। आप ड्रम भी बजाइए, आप गाना भी गाइए, आप दौड़ना भी सीखिए, आप जिम भी ट्राई करिए, सारी चीज़ें ट्राई करिए, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम है जब आप कर पाएंगे और वही जो आपकी हैबिट्स हैं वही आपकी ज़िंदगी भर रहेंगी। वही जो आपकी अच्छे लोगों के साथ उठिए बैठिए, जो आप, अच्छा से मेरा मतलब है जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है उससे जो मैच खाते हैं। किताबें पढ़िए, आइडियोलॉजीज़ एक्सप्लोर करिए, सो वो लॉन्ग टर्म चीज़ें वहीं से फॉर्म होंगी। बाकी सारी मास्टर्स तो ये है कि वो शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं, और आपका जो भी एक पर्सनालिटी है, आपका जो भी एक बोलने का तरीका है या सोचने का तरीका है, वो आपका फिक्स हो जाता है बैचलर में। उसके बाद आप बहुत ज़्यादा आप एज वाइज भी आपका एक आ जाता है जब आप बहुत सारे चेंजेस नहीं कर सकते। सो इट्स बेटर कि आप उस फेज़ को काफ़ी इन्जॉय करिए, और एट द एंड ऑफ द डे बैचलर इज़ समथिंग जो सबको बहुत याद होता है, तो उसको एक्सप्लोर करिए, इन्जॉय करिए। यही है मेन दो टीचिंग्स आई गेस। हाँ, तो अगर इसको मैं समराइज़ करूँ तो ट्राई एवरीथिंग, मतलब अगर ट्राई एवरीथिंग। बैचलर में कुछ किसी के भी बैचलर से आप सीख सकते हो, तो ट्राई जितना चीज़ें कर सकते हो। दिस इज़ द मोस्ट वैल्यूबल टाइम ऑफ योर लाइफ, क्योंकि एक बार ये स्टेज गई देन इट विल नेवर कम बैक। तो एग्जैक्टली आप ट्राई करिए, और बहुत ज़्यादा आप कुछ भी, आप मान लीजिए ट्राई नहीं करते हैं और एक बहुत ज़्यादा किसी एक फील्ड में आपको ये बहुत अगर इंटरेस्ट आ गया ट्राई करके तो ठीक है, बट अगर किसी ने आपको बैठा दिया है कि अपनी, मेरे को कंप्यूटर साइंस ही मिला है तो मैं यही करूँगा, या मेरे को मैकेनिकल मिला है, तो आफ्टर ऑल दीज ईयर्स इतना उछल कूद, इतने जगह, इतने लोगों से मिलने के बाद मैंने यही देखा है कि कोई बैचलर में पढ़ाई करके या वो करके भगवान नहीं बनता या बहुत टैलेंटेड नहीं होता। वो आप आगे आने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि बैचलर की जो एकेडमिक वैल्यू है ओवर द होल स्केल ऑफ योर लाइफ वो बहुत कम है, बट जो उसमें आप चीज़ें सीखोगे मेंटली और आप साइकोलॉजिकली, या जो आपका थॉट प्रोसेस है, या इवन आपके जो इंजॉय करने का टाइम है, वो काफ़ी याद रहेगा। सो इतना बहुत ज़्यादा फोकस मत होइए कि मैं दिन भर बस पढ़ाई करूँगा और कुछ नहीं करूँगा, या मेरे को 10 CGPA लाना है। लाइए, अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ठीक है, बट बाकी चीज़ें भी एक्सप्लोर करिए, एक बैलेंस्ड वो रखिए और इन्जॉय करना ना भूलिए। ठीक है, तो आज का पॉडकास्ट हम लोग यहीं एंड करते हैं ऑन अ वेरी हाई नोट। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं इस ओवरऑल पॉडकास्ट में। ईशान की पूरी जर्नी के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि हाउ डिड ही अप्लाई इन TU, और एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या था। उसके बाद में हम लोगों ने थोड़ा बहुत टच किया कि कॉलेज लाइफ कैसी रहती है, स्पेशली जब आप किसी एक दूसरी कंट्री से रिलोकेट करते हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, कितने चेंजेस आते हैं लाइफ में, क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। तो इट वाज ओवरऑल अ ग्रेट एक्सपीरियंस, एंड wish you all the very best for the future. Thank you so much, Ajay, for having me, and it was indeed a very pleasant conversation with you, and do let me know how it's going. Okay. अब इसको